नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी के मिशन गुजरात की आज से शुरुआत हो गई। उम्मीदवारों की पहली सूची आ गई है। बीजेपी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का टिकट नहीं दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने राज्य की 182 में से 160 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। महत्वपूर्ण बात यह कि मौजूदा 38 विधायकों को, जो कि करीब 33% बनते हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, उनकी सरकार में मंत्री रहे सौरभ पटेल, आरसी फल्दू, भूपेंद्र चुड़ासमा, सबकी छुट्टी कर दी गई है। इन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया गया। हालांकि इनमें से कई ने पत्र लिखकर पहले ही कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पहली सूची में 14 महिला उम्मीदवार भी मैदान में उतारी गई हैं। 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपनी सीट घाट लोदिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हार्दिक पटेल वीरम गांव से चुनाव लड़ेंगे। नरेश पटेल, जो कि खोड़लधाम के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके करीबी रमेश टिलाला को राजकोट से बीजेपी ने टिकट दिया है। आपको याद दिला दें कि प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार, वो खोड़ाधाम के नरेश पटेल को कांग्रेस में लाना चाहते थे। वहीं स्पीकर हैं नीमाबेन आचार्य, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी बीजेपी में आ चुकी है रिवाबा जडेजा, उन्हें जामनगर से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। अभी 22 सीटों का ऐलान बाकी है। मोरबी का दिलचस्प किस्सा आपको बता दें कि जहां पर पुल गिरा था, वहां पर पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया, और उस समय जब यह हादसा हुआ था, ये ट्यूब पहनकर पानी में कूद गए थे। वैसे इनके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन जब यह घटना हुई, कहा गया कि इन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई, तो इसी कारण मौजूदा विधायक का टिकट काटकर कांतिलाल को टिकट दे दिया गया। और जो सूची आई है, इसमें 89 जो है वो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार इसमें मैदान में उतारे गए हैं। 52 ओबीसी हैं, 13 अनुसूचित जाति और 24 आदिवासी समाज से हैं। 72 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के हैं। 14 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और इसके साथ साथ बीजेपी ने कई फार्मूले को ध्यान में रखकर टिकट वितरण किया। 75 पार के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है। सांसदों, विधायकों के रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं दिया गया। बड़ी संख्या में युवाओं को मैदान में उतारा गया है ताकि सरकार विरोधी लहर का मुकाबला हो सके। इसके साथ ही बीजेपी की क्या रणनीति, ये भी समझ लेते हैं। बीजेपी ने पेज समिति की चुनावी रणनीति पर भरोसा किया है। पन्ना प्रमुख अब पुरानी बात हो गई, नई बात है गुजरात में पेज समिति की। 90 लाख पेज समिति के सदस्य बनाए गए हैं। गुजरात में आपको बता दें करीब 5 करोड़ मतदाता हैं और त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। 70% तक मतदान हो सकता है, तो इस लिहाज से करीब 3.5 करोड़ वोट वहां डाले जा सकते हैं। बीजेपी को पेज समिति का सदस्य या अध्यक्ष और साथ ही परिवार के जो 2 अन्य सदस्य हैं, उनके वोट की उम्मीद है। इस तरह करीब 2.5 करोड़ वोट पर बीजेपी निशाना साध रही है। इनमें से अगर 50 लाख वोट किसी कारण से उसे ना भी मिले, तो अन्य जो श्रेणी के वोटर है उनसे वो भरपाई करने का इरादा उसका है। और पार्टी को भरोसा है कि 50 से 60% तक वोट उसको मिलेंगे और कम से कम 150 सीटों पर जीत की रणनीति बीजेपी ने इस तरह बनाई है। और वो ये भी कहती है कि कई सीटों पर जीत का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा रहेगा। बीजेपी का यह आकलन है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी को 10 से 15% तक अधिकतम वोट मिल सकते हैं, लेकिन सीट शायद ही आम आदमी पार्टी को मिले। और इसी तरह से पीएम मोदी के नाम पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीएम इंडोनेशिया जा रहे हैं G20 के समिट में। 16 तारीख को वहां से आने के बाद 17 तारीख से गुजरात में उनकी रैलियां शुरू हो जाएंगी। 25 से ज्यादा रैलियां, रोड शो होंगी। 17 नवंबर को नामांकन पूरा होने के बाद प्रचार तेज कर दिया जाएगा और 150 से ज्यादा सीटों पर पीएम मोदी का चुनाव प्रचार का असर रहेगा। करीब 7 से 8 दिनों तक लगातार वो गुजरात में जाकर के अपनी रैलियों को करेंगे। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है वही रहेंगे। अगर सरकार बनी तो भी भूपेंद्र पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा कई केंद्रीय नेताओं, मंत्रियों को भी प्रचार में बुलाया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी, ये सब प्रचार वहां पर करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी बड़े झटके देने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। 3 कांग्रेस विधायक पिछले 2 दिनों के भीतर बीजेपी में आ चुके हैं। साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं सुखराम राठवा, उन पर भी नजर है। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। गिर सोमनाथ की तलाला सीट से विधायक भगाभाई बारड़ भी बीजेपी में शामिल हुए। 10 बार के विधायक रहे मोहन सिंह राठवा, वो कल बीजेपी में आए। और इसी तरह से 3 झटके गुजरात में लगे हैं। झालोर से कांग्रेस के विधायक भावेश कटारा ने भी इस्तीफा दिया और आज भावेश कटारा
बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के 18 विधायक अभी तक बीजेपी में आए हैं और इनमें से कईयों को बीजेपी ने आज की सूची में भी जगह दी और आगे भी देगी। इसके अलावा जो भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसके छोटू भाई वसावा के बेटे महेश वसावा भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और उनको डेडियापाड़ा से बीजेपी टिकट दे सकती है। तो इस तरह से विपक्ष में भी विभाजन की तैयारी पार्टी ने पूरी कर ली है और यह है बीजेपी के मिशन गुजरात का ब्लूप्रिंट। क्या यह कामयाब हो पाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय उमट जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, साथ ही दिलीप सिंह क्षत्री भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। उमट जी, आपने देखा होगा ये जो बीजेपी का ब्लूप्रिंट है, इसका खाका जो हमें सूत्रों के हवाले से मिला था, ये हमने दर्शकों को बताया। क्या आपको लगता है कि इस खाके के जरिए बीजेपी इस एंटी इनकम्बेंसी को पार कर पाएगी और 27 साल बाद फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर सकती है? शर्मा साहब, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि वो 99 पे सिमट गई थी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेट है, अमित भाई का स्टेट है और उन्होंने बीजेपी ने देखा कि पिछली बार 99 तो आए लेकिन बीजेपी का वोट शेयर भी काफी कम हुआ। मैं आपको जस्ट एक स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूं कि जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे 2002 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, उसमें बीजेपी को अभी तक की सर्वाधिक 127 सीट्स मिली थी और 52% वोट मिले थे। लेकिन उसके बाद 2007 का जो चुनाव आया उसमें सीट घट के 117 हो गई। उसके बाद 2012 में हालांकि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, इसलिए वोट इमोशनल गया उनकी तरफ, लेकिन सीट घट के 115 हो गई और पिछले चुनाव में 99। मतलब बीजेपी का स्कोर नीचे नीचे जाता गया, जबकि कांग्रेस का 51 से 59, 59 से 65 और पिछली बार 77 हुआ जी। लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये हुई कि मोदी और अमित शाह ने ये ठान ली कि भाई गुजरात में कभी भी हम ये चांस नहीं लेंगे। तो उसके बाद जितने भी महानगर पालिका के चुनाव आए, बाई इलेक्शंस आए, लोकसभा में 26 आउट ऑफ 26 और बीजेपी ने अपना वोट शेयर 48 से 62% तक बढ़ा लिया। जबकि कांग्रेस पार्टी को जो मेहनत करनी चाहिए थी 2017 के बाद गुजरात जैसे स्टेट को वापस लेने के लिए, न उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदला जिसने इस्तीफा दिया था, न उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट ने नया लेके आए, न उन्होंने किसी गुजरात के प्रभारी को रखा। राजीव सातव जी को 2 साल के बाद रखा, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 6-8 महीने पहले रघु शर्मा आए हैं गुजरात में और अशोक गहलोत 1 महीने पहले चुनाव की बागडोर संभालने वाले थे, वो खुद पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव में फंस गए। न राजीव गांधी यहाँ आए, न प्रियंका गांधी आई। तो दे आर ट्रीटिंग गुजरात एज पुअर सिंड्रेला, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ गुजरात। मुझे लगता है बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया है, इस तरह से कांग्रेस बिहेव कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है उमर साहब की जैसे बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस मुकाबले में रहे, इसलिए बार बार तमाम जो नेता जाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला तो सीधे कांग्रेस से, हमारा मुकाबला तो सीधे कांग्रेस से है। और आम आदमी पार्टी इसकी शिकायत भी करती है, बोलते हैं कि ये तो आपस में एक दूसरे की साठगांठ है। नहीं, मतलब देखो, कांग्रेस बोल रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी की पार्टी जो है वो सी टीम है, उसको तो वो ग्रीन लोटस भी कहते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी को कांग्रेस जो है वॉक ओवर दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक स्ट्रेटेजी ये बनाई है दैट दे आर फोकसिंग ओनली इन 127 सीट्स। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, ये 4 सिटी मेट्रोज हम मैं कहूंगा, उनकी टोटल 55 सीट्स है। ये 55 में से 44 सीट्स जो थी वो बीजेपी को मिली। इसका मतलब मेट्रो में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है ऑलमोस्ट 80% है। जबकि जो बाकी 127 सीट्स हैं उसमें कांग्रेस को 70 सीट्स मिली। तो कांग्रेस सोचती है कि मेरा वो जो एरिया है, ट्राइबल एरिया है, रूरल है, सेंट्रल गुजरात है, नॉर्थ गुजरात है और कोस्टल गुजरात, वहां पे मैं ज्यादा फोकस करूं और वहां पे वो लोग की, मतलब जिसे कहते हैं ना, खटिया परिषद करके, डोर टू डोर कैंपेन करके वो लोग 2.5 करोड़ वोटर्स को ही फोकस कर रहे हैं। जी उमर जी, हमारे साथ दिलीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 3 बड़े जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ और भी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं गुजरात में वो बीजेपी में आने की बात चल रही है, बीटीपी के जो नेता हैं उनके बेटे के भी आने की बात चल रही है। तो क्या विपक्षी पार्टियों में सेंध लगाने की जो बीजेपी की रणनीति है, इसे लेकर क्या पार्टी के भीतर भी कुछ दिक्कत हो सकती है कि जो सीटों पर बीजेपी के अपने दावेदार थे, क्या वो इससे नाराज हो सकते हैं? ये सब कुछ अगर आप देखें तो ये सब एक स्क्रिप्ट के तहत, मतलब प्री प्लान तरीके से चल रहा है और ये आजकल का प्लान नहीं है, ये 6 महीने पहले से चल रहा है। आप देखें तो सबसे पहले राजस्थान के कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया था आज से लगभग 5 महीने पहले
कि कांग्रेस के 10 विधायक और 10 से भी ज्यादा विधायक जाने की तैयारी में। ये स्क्रिप्ट तब से लिखी गई थी और ये इलेक्शन आते ही इनको इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया ताकि रोज एक विधायक अगर भाजपा में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई, कांग्रेस कहीं इलेक्शन लड़ नहीं रही। और ये पूरा एक मैसेज जो है वो सीधा जा रहा है। जैसे आप देख लें पिछले 3 दिन से, या रादर यूं कहें कि 2 दिन से जो चल रहा है कि एक के बाद एक बड़े नाम जो कांग्रेस में शामिल है, ये सारे नाम ऑलरेडी गुजराती मीडिया में, लोकल मीडिया में पिछले 3 महीने से चल रहे थे कि भाई ये जाना है, पर इनकी तारीख नहीं तय थी। इनकी तारीख अब जब नाम अनाउंस हो गया, इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो 1 बाय 1 इन सबका जाना तय है। और ये आंकड़ा आप जो मान के चलें कि 10 से ऊपर का आंकड़ा है और ये सब प्री प्लान स्क्रिप्ट है। रही बात छोटू वसावा, बीटीपी, और ये इन लोगों के बीच में पिछले कई समय से आप देखिए कि उनका पूरा जो गठबंधन वाली स्ट्रेटेजी है ना, वो शुरू से अब तक वो जो बाप बेटे 2 जन हैं जो पार्टी चलाते हैं, महेश वसावा, छोटू वसावा, वो कांग्रेस के साथ कोalition करके ही जीतते आए हैं। पर उनमें एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं स्वर्गीय अहमद पटेल का रहा करता था कि जिनके बीच मध्यस्थी की वजह से कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ती थी। तो इस बार कहीं उनका वो गठबंधन गड़बड़ा गया, तो लिहाजा उन्होंने शुरुआत किया एएमआईएम से, पर उनके साथ कुछ उनका जमा नहीं। फिर वो गए आम आदमी पार्टी के साथ, उनके साथ कुछ जमा नहीं। फिर अचानक छोटू वसावा जो उनके फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम जेडीयू के साथ जाते हैं। पहली बार देखिए ट्विस्ट आता है कि उनके लड़के बताते हैं कि नहीं, हम जेडीयू के साथ नहीं जा रहे, हम तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उनके पिताजी की टिकट, मतलब खुद बेटे ने पिताजी की टिकट काट दी। अब सोचिए कि पूरा ये राजनीति किस ओर जा रही है। तो ये लड़ाई जो है वो उनके इंटरनल भी है। रही बात भाजपा की, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में कोई गड़बड़ या तकलीफ नहीं, जो आपने पूछा। आज देखिए कि शुरू 160 हुआ, उसके बाद से शुरू हुआ है। अभी सबसे पहला रिप जो है वो आगोडिया के धारासभ्य जो मधु श्रीवास्तव है, उन्होंने अनाउंस करके किया है। उन्होंने अभी ओपनली मीडिया को बोला है कि भाई पार्टी ने मुझे बोला था नॉमिनेशन फाइल करने का, इसीलिए मैंने दावेदारी की थी और अब मुझे टिकट नहीं दिया है तो मुझे शायद लड़ना पड़ेगा, मुझे मेरी पार्टी के लोगों। तो ये तो अभी शुरुआत है। उधर आप अगर भावनगर चले जाएं, सौराष्ट्र, जहां पीएम मोदी ने लास्ट अपना फंक्शन भी किया था, वहां भी लोकल 2 एमएलए को, जो एक सिटिंग को काटा है और दूसरे एक नए एमएलए को दिया है, उन दोनों जगहों पर भाजपा के लोकल लोगों का विरोध है। वहां तालुका पंचायत और जिला परिषद में भी कई लोगों ने आज रेजिग्नेशन दिए हैं। तो ये शुरुआत जो कांग्रेस के आने के नेताओं की है ना, उसकी तकलीफ भाजपा में तो है ही है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही, जो सतह पे दिख नहीं रही है, शायद वो अंदर की तरफ ज्यादा है। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जिस तरह से बड़े संख्या में टिकट काटे गए, 38 मौजूदा विधायकों की टिकट काट दी, करीब 33% का आंकड़ा बैठता है, क्या ये फार्मूला काम करेगा? क्योंकि हर बार ऐसा ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। और गुजरात में बीजेपी ने शुरुआत की कि न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट को ही उन्होंने बदल दिया, और पिछली जो कैबिनेट थे उसके कई मंत्रियों को इस बार उन्होंने टिकट भी नहीं दिया है। सर ये देखिए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनकी ये फॉर्मूला थी कि एंटी इनकम्बेंसी को डाउनलोड करने के लिए चेंज द फेसेस। ओके, तो वो नो रिपीट थियरी भी लाते थे। तो ये नो रिपीट थियरी का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें उन्होंने, अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को ये रियलाइज हुआ था कि कोरोना के वक्त जो माहौल गुजरात में खराब हुआ था उसके वजह से गुजरात में काफी नाराजगी थी, काफी लोगों की डेथ हो गई थी। हालांकि सरकार ने कहा था कि सिर्फ 10,000 लोगों की डेथ हुई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की तो उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुआवजा चुकवाया है। तो दैट शोज दैट दे वर लाइंग फ्रॉम देयर टीथ। तो उस वक्त जो नाराजगी थी उसकी वजह से मोदी साहब ने पूरे घर के बदल डाले, चीफ मिनिस्टर से लेकर सब मिनिस्टर्स को हटा दिया। तो ये टिकट जो कटे हैं उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनको कल रात 8 बजे कह दिया गया कि आप वॉलंटरीली डिस्क्लोज करो कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं शर्मा जी कि ये सब मिनिस्टर्स जो थे वो लाइन लगा के ऑब्जर्वर के पास जाके अपना पर्चा दे के आए थे कि हमें चुनाव लड़ना है। ओके, वेदर ये नरेंद्र अपने नितिन भाई पटेल हो या रूपाणी के समर्थक चले गए हो या प्रदीप सिंह जाडेजा, सब मिनिस्टर, अब 5 तो सिटिंग मिनिस्टर्स को हटाया। पिछली बार क्या हुआ कि जब पूरी कैबिनेट तो बदल डाली, उसके बाद 2 महीने पहले उनको लगा कि 2 मिनिस्टर्स के सामने कंप्लेन आ रही है, पूर्णेश मोदी और राजेंद्र त्रिवेदी, करप्शन की और बाकी सब इश्यूज की। तो उनके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट उनसे छीन लिया गया। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि ये जो बदले हैं वो इसकी वजह से बदले हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी डाउनलोड हो जाए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो लिए हैं
18 में से 13 लोगों को तो टिकट दे दी है। ये 160 की जो लिस्ट है उसमें से 13 तो कांग्रेस ही है। और पहले जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे उनको बिल्कुल संभाल के रखा है, जैसे कुंवर जी बावलिया है या जवाहर चावड़ा है या जयेश नादड़िया है, इन सबको संभाल के रखा है। एक मोरबी के विधायक कम मिनिस्टर जो थे ब्रिजेश मिर्जा, उनको हटा के वो वहां के पूर्व बीजेपी के विधायक है, उसको इसलिए लिया गया है क्योंकि वो नदी में कूद गए थे उस दिन। नदी में कूद गए थे। लेकिन मैं बताऊं कि पूरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है, पूरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है। नॉर्थ गुजरात में मालधारी समाज को लेकर काफी नाराजगी है, क्योंकि स्ट्रे कैटल का इश्यू सिटीज में काफी चल रहा है। मालधारी समाज में सरकार के साथ काफी नाराजगी, और चौधरी समाज जो है वो भी थोड़ा बहुत नाराज है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है गुजरात में, कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के सामने। और आम आदमी पार्टी वर्चुअली वोट कटुआ साबित होगी, और आज की तारीख में बीजेपी काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है, ये जरूर है। और उनका क्राइटेरिया यही था कि विनेबिलिटी, जो जीत सकता है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया है। अजय जी, बहुत विस्तार से समझाने के लिए दिलीप जी आपने भी बहुत अच्छे से समझाया, दर्शकों को बताया कि आखिर जो बीजेपी का मिशन गुजरात है इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो जमीन पर कितने हद तक कारगर साबित होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। आज उड़ीसा के पुरी में वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर गई। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार अभिवादन किया। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे। राष्ट्रपति के दफ्तर ने उनकी इस यात्रा का ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ रहे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह लोग जय जगन्नाथ का जयकारा लगा रहे हैं। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।